जिसने पूरी दुनिया को लिटरली लैब रैट बना के रख दिया है। तो तुमने सुना ही होगा कि ये लोग सूरज को डिम करना चाहते हैं, बट इस चीज की पूरी नॉलेज तुम्हें कोई नहीं दे। भाई बिल गेट्स ने सारी दुनिया को खतरे में डाल दिया, फिर भी किसी की आवाज नहीं निकली। अब देखो ना, बिल गेट्स ने वर्ल्ड के काफी सारे नेशंस में सोलर जियो इंजीनियरिंग के नाम पर आर्टिफिशियल क्लाउड बनाए, जिसने सन की किरणों को ब्लॉक कर दिया और सारी धरती का टेम्परेचर कम हो गया है। यूके में एक एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है जहाँ पे स्काई में रिफ्लेक्टिव पार्टिकल स्प्रे किया जाएंगे ताकि सनलाइट को डिम करके उसे रिफ्लेक्ट किया जा सके और अर्थ का टेम्परेचर सो कॉल्ड ठंडा रखा जा सके। क्या बिल गेट्स सूरज की रोशनी और हीट को कम करके दुनिया भर के मौसमों को कंट्रोल करने वाला है? जरा ये वीडियो देखें जिसके अंदर ये बताया जा रहा है कि प्लेन के जरिए आसमान के अंदर कुछ नामालूम केमिकल छोड़े जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक ब्लैंकेट नुमा पैटर्न आसमान के अंदर बन रहा है और किसी को नहीं पता कि ये क्या है। और इसी तरह की बहुत सारी र्यूमर्स सोशल मीडिया पर डिस्कस हो रही हैं और लोगों का मानना है कि हालिया मानसून की तूफानी बारिशें, ओले पड़ना और फिर अचानक से शदीद गर्मी होना, मौसमों का अचानक से इनस्टेबल हो जाना दरअसल इन्हीं तजर्बात का नतीजा है जिनको दुनिया से छुपाया जा रहा है, क्योंकि बिल गेट्स एक खुफिया एक्सपेरिमेंट को फंड कर रहा है जिसके अंदर सूरज की रोशनी को कम करके जहां दिल करे मौसमों को अपनी मर्जी से कंट्रोल करना इसका मकसद है। और वो इस मंसूबे को कहता है सोलर जियो इंजीनियरिंग। और आपको बताता चलूं कि ये बात वाकई सच भी है, लेकिन ये पूरा सच नहीं है और आधा सच पूरे झूठ से ज्यादा खतरनाक होता है। आए जरा इस वीडियो के अंदर इन दावों की हकीकत जानने की कोशिश करते हैं और ये भी देखते हैं कि इन अचानक से बदलते मौसमों की और इनकी शिद्दत की आखिर वजह क्या है। देखें, बिल गेट्स ने खुद कोई सूरज को डिम करने का तजर्बा नहीं किया, बल्कि इसने एक रिसर्च प्रोजेक्ट को फंड किया है जिसका ताल्लुक एक साइंसी आइडिया से है जिसको कहते हैं सोलर जियो इंजीनियरिंग। और इसका मतलब होता है सूरज की कुछ रोशनी को वापस खला के अंदर रिफ्लेक्ट कर दिया जाए ताकि ज़मीन का टेम्परेचर कम हो सके, यानी ग्लोबल वार्मिंग कम से कम हो जाए। और जिस प्रोसेस के जरिए ये किया जाता है उसको कहते हैं स्ट्रेटोस्फेरिक एरोसल इंजेक्शन। इस प्रोसेस में होता यह है कि ज़मीन के ऊपर के स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर छोटे ज़रात मसलन के सल्फर पार्टिकल्स को छोड़ा जाता है और ये ज़रात सूरज की रोशनी को थोड़ा सा रिफ्लेक्ट करते हैं या फिर वापस खला के अंदर भेज देते हैं। ये बिल्कुल वैसा कॉन्सेप्ट है जैसा कि वोल्केनो एरप्शन या फिर आतिशफिशा पहाड़ के फटने के बाद होता है। और जब ऐसा होता है तो सिर्फ लावा नहीं निकलता बल्कि एक बड़ी क्वांटिटी के अंदर गैस निकलती है जिसको कहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड या फिर SO2। और बहुत सारे बारीक पार्टिकल्स को बहुत ज्यादा प्रेशर से ये वोल्केनो ऊपर आसमान के अंदर भेज देता है, जिस तय को कहते हैं स्ट्रेटोस्फेयर, यानी आसमान की वो तय जो हमारी जमीन से तकरीबन 10 से 50 किलोमीटर ऊपर मौजूद है। और जब तक इन पार्टिकल्स को वापस जमीन पर लाने के लिए कोई बारिश नहीं होती तो ये महीनों या फिर सालों इसी तरह से मौजूद रहकर सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट करके वापस भेजते रहते हैं या फिर इसको फैला देते हैं, यानी जमीन तक पहुंचने वाली रोशनी काफी हद तक कम हो जाती है, जिसका रिजल्ट ये होता है कि जमीन कम हीट एब्जॉर्व करती है और टेम्परेचर काफी कम होता जाता है। पर यहाँ पर असल समझने की बात यह है कि ये इफेक्ट सिर्फ मखसूस इलाके के अंदर नहीं होता जहाँ पर यह वोल्केनो एरप्शन हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये ग्लोबली कूलिंग को परफॉर्म करती है। मिसाल के तौर पर साल 1991 के अंदर फिलीपींस के माउंट पिटाबो इरप्शन के बाद दुनिया का एवरेज टेम्परेचर तकरीबन 0.5 डिग्री तक कम हो गया था। और ये असर सिर्फ 1-2 दिन बाकी नहीं रहा बल्कि तकरीबन 1 से 2 साल तक बाकी रहा। और सोलर जियो इंजीनियरिंग भी इसी कॉन्सेप्ट पर काम करती है ताकि सूरज की रोशनी को हीट को कम कर सके। और इसको करने का भी बज़ाहिर मकसद ये था कि ग्लोबल वार्मिंग को स्लो किया जा सके या फिर कम किया जा सके। और इसी मकसद के लिए बिल गेट्स ने भी अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की इस रिसर्च के लिए फंडिंग की थी और ये एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट था सिर्फ डाटा कलेक्ट करने के लिए। इस एक्सपेरिमेंट को डेविड केथ नामी क्लाइमेट साइंटिस्ट ने लीड किया था और इसका मकसद ये देखना था कि एरोसल्स पार्टिकल्स फिजा के अंदर कैसे बिहेव करते हैं ताकि फ्यूचर के अंदर क्लाइमेट चेंज को समझा जा सके। और बिल गेट्स ने सिर्फ आज से नहीं बल्कि 2007 के बाद से जियो इंजीनियरिंग रिसर्च को फंड किया है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक अब तक वो तकरीबन $4.5 मिलियन इस पर खर्च कर चुका है। और ये एक्सपेरिमेंट हुआ कुछ यूं था कि एक बड़े बलून को तकरीबन 20 किलोमीटर ऊपर भेजा गया और इससे सिर्फ 2 किलोग्राम यानी तकरीबन 4.4 पाउंड्स चाक जैसे पाउडर को हवा के अंदर छोड़ा गया और फिर सेंसर से इनको ऑब्जर्व किया गया। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये एक्सपेरिमेंट इतना कंट्रोवर्शियल या फिर मुतनाज़ा कैसे बना। दरअसल हुआ कुछ यूं था कि स्वीडन के अंदर जहां पर ये टेस्ट हो रहे थे वहां पर इंडिजिनस ग्रुप कम्युनिटी रहती है जिसका नाम है सामी कम्युनिटी। उसने ना सिर्फ इस एक्सपेरिमेंट की खूब मुखालफत की बल्कि ये तक कहा कि ये मौसम के साथ कुदरत के साथ छेड़छाड़ है जिसके असरात पूरी दुनिया को भुगतने पड़ सकते हैं, क्योंकि आज ये छोटा सा तजर्बा कल पूरी दुनिया पर मौसमों को कंट्रोल करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है। उन्होंने बिल गेट्स से सवाल किए कि क्या इंसान को क्लाइमेट कंट्रोल करना चाहिए।
अगर इस एक्सपेरिमेंट के दौरान कोई गलती होती है या फिर कोई नुकसान होता है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा? लेट्स सपोज अगर ये टेक्नोलॉजी कामयाब हो जाती है तो सवाल ये है कि क्या अमीर मुल्क इसका फ़ायदा नहीं उठाएंगे गरीबों का इस्तेसाल करने के लिए? क्या इसको कंट्रोल करने के लिए कोई इंटरनेशनल लॉ, कोई कानून मौजूद है? उनका कहना था कि ये एक्सपेरिमेंट बहुत ही रिस्की हैं क्योंकि इसकी वजह से बारिशें बदल सकती हैं, ड्रॉट हो सकते हैं, ओजोन लेयर मुतासिर हो सकती है और इसी वजह से मार्च 2024 के अंदर इसी एहतजाज और प्रेशर की वजह से इस प्रोजेक्ट को ऑफिशियली तौर पर कैंसिल कर दिया गया। पर सच ये है कि ये आइडिया अभी तक ख़त्म नहीं हुआ और आप बहुत जल्द ये देखेंगे कि ना सिर्फ ये लोग मुस्तकबिल के अंदर ये टेक्नोलॉजी हासिल कर लेंगे बल्कि इसको अपने मसीहा दज्जाल के हवाले भी करेंगे, जिसके पास मौसमों यानी बारिश, कहत, फसलों का सबका कंट्रोल होगा क्योंकि इसके पास मौसमों को, रोशनी को कंट्रोल करने की तमाम ताकत मौजूद होगी क्योंकि ये तमाम मौसमों का साइकिल दरअसल सूरज की रोशनी पर ही डिपेंड करता है। लेकिन जहाँ तक अभी की बात है तो अब तक इनके पास कोई इस तरह की टेक्नोलॉजी मौजूद नहीं है जो कि मौसमों के साथ छेड़छाड़ कर सके। और जहाँ तक इस वक्त मौसमों के ख़राब पैटर्न और शदीद होने की बात है तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग और हमारे अपने अमाल इसका नतीजा है। और आपको याद होगा कि एग्जैक्ट 1 साल पहले पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद के अंदर पूरी गोल्फ बॉल जितने ओले पड़े थे और ये इस इलाके की हिस्ट्री के अंदर पहली बार हुआ था। और मैंने तभी प्रिडिक्ट कर दिया था कि ग्लोबल वार्मिंग का ये रिस्क हर आने वाले साल के अंदर शदीद होता जाएगा, मौसम अनप्रिडिक्टेबल हो जाएंगे। और आप देखेंगे कि इस साल जो शदीद गर्मी पड़ेगी वो नाकाबिले बर्दाश्त होगी क्योंकि दुनिया मिलकर इसको एक सीरियस इशू के तौर पर डिस्कस करने की बजाय आपसी जंगों के अंदर मसरूफ है, जबकि दूसरी तरफ एनवायरनमेंट तबाह हो रहा है। पिछले साल की तरह इस साल भी होने वाली अनप्रिडिक्टेबल यालाबारी को मैंने इस वीडियो के अंदर एक्सप्लेन कर दिया था, जिसको आप दोबारा सुन सकते हैं। बाकी आप इस वीडियो के बारे में क्या सोचते हैं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़। सबसे पहले ये जान लें कि यालाबारी होती क्या है। हेलस्टॉर्म या यालाबारी एक कुदरती प्रोसेस है जिसके अंदर आसमान से बर्फ़ के सख्त और गोल गोल टुकड़े ज़मीन पर गिरते हैं और ये बर्फ़ के टुकड़े याला कहलाते हैं। ये आम बर्फ़बारी से मुख्तलिफ होते हैं क्योंकि बर्फ़बारी के अंदर एक बर्फ़ के फ्लैक्स या टुकड़े गिरते हैं जो कि ठोस शक्ल के नहीं होते, बहुत ही नरम होते हैं, जबकि यालाबारी के अंदर ठोस बर्फ़ के गोले गिरते हैं। अब सबसे अहम सवाल यह है कि इतने बड़े ठोस बर्फ़ के गोले आखिर आसमान में बनते कैसे हैं? बादलों के अंदर ऐसा कौन सा कुदरती फ्रीजर मौजूद है जो कि इनको इस हद तक जमा कर रखता है? अब इसका जवाब है कि गर्मी और नमी से। लेट मी एक्सप्लेन। आप सब ये तो जानते हैं कि जब ज़मीन की सतह बहुत ज़्यादा गर्म होती है यानी बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो नमी भरी हवा ऊपर को उठती है। और इस्लामाबाद के अंदर पहली बारिश यालाबारी के पीछे भी ग्लोबल वार्मिंग या फिर शदीद गर्मी जिम्मेदार है क्योंकि कंक्रीट के घर, एसी की गर्म हवाएं और दरख्तों का कटाव, इसके अलावा फैक्ट्रियों का धुआं मिलकर इसके टेम्परेचर को हर साल बढ़ाता जा रहा है। दिन के वक्त जब सूरज की रोशनी ज़मीन को गर्म करती है, ख़ास तौर पर जब गर्मी का मौसम हो या फिर सूरज की तपिश बहुत ज़्यादा हो, तो ये गर्म हवा हल्की होती है, इसीलिए ऊपर को उठती है। मिसाल के तौर पर इस गुब्बारे की मिसाल ले लें, इसके अंदर भी गर्म हवा होती है जो कि इंसानों को भी उठाकर ऊपर ले जा सकती है। और सोने पर सुहागा, अगर इस गर्म हवा के साथ इसके अंदर मौजूद बुखारात या फिर वाटर वेपर्स भी मौजूद हों तो ये भी हवा के साथ गर्म होकर ऊपर को उठते हैं और ये गर्म और नमी वाली हवा ऊपर जाकर ठंडी हो जाती है और इसके बाद गहरे और ऊंचे बादल बनते हैं जो कि तूफानी होते हैं। इनको कहते हैं कोमोलोनिम्बस। इन बादलों के अंदर का टेम्परेचर 0 डिग्री से नीचे होता है जिसकी वजह से पानी के कतरे बर्फ़ के अंदर तब्दील होने लगते हैं, बिल्कुल एक फ्रीज़र की तरह। बादल या फिर इस फ्रीज़र के अंदर जब तेज़ हवाएं बर्फ़ के इन छोटे छोटे ज़रों को बार बार ऊपर नीचे फेंकती हैं तो जब वो ऊपर जाते हैं तो अपने ऊपर एक नई बर्फ़ की तह जमा लेते हैं जिससे इनका साइज़ बढ़ जाता है। और जब ये बर्फ़ के गोले इतने भारी हो जाते हैं कि हवाएं इनको मज़ीद ऊपर नहीं ले जा सकती तो वो ज़मीन पर गिरने लगते हैं और इसी को कहते हैं यालाबारी।